नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कारनामा करके दिखाया है जो इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं कि इससे पहले के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी कोशिश नहीं की। ऐसी कोशिश दो प्रधानमंत्री कर चुके हैं, एक इंदिरा गांधी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। दोनों ने कोशिश की, दोनों नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोशिश में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि कामयाब हो चुके हैं। जिस तरह का देश में माहौल बना है वो बताता है कि उनको कामयाबी हासिल हो चुकी है। सवाल ये है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। हर प्रधानमंत्री की और हर सरकार की, केंद्र की बात कर रहा हूं, राज्यों में भी होता है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। उसकी कोशिश होती है कि विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया जाए, यानी जो आम जनता है, जो मतदाता है, उसकी नज़र में उनकी छवि को धूमिल किया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा जाहिर है कि मदद अगर कोई कर सकता है तो वो पार्टियां और वो नेता खुद कर सकते हैं कि उनकी जनता में छवि क्या है, उनके बारे में जनता की धारणा क्या है। तो अगर कटघरे में खड़ा करना है तो उसके लिए तीन बातें होना आवश्यक है। एक, जो कटघरे में खड़ा करना चाहता है उसकी छवि बेदाग हो। दूसरा, जिसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं उसकी छवि पर लोगों को भरोसा ना हो, संदेह हो। और तीसरा, कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय हो, यानी उसकी बात पर लोगों को भरोसा हो। ये भरोसा हो कि अगर ये बोल रहे हैं तो सच ही होगा। जब इस तरह का भरोसा हो जाता है तब ये काम आसान हो जाता है। तो पहले दो प्रधानमंत्रियों की कोशिश की बात कर लें कि उन्होंने कैसे किया और उसका नतीजा क्या हुआ। पहले इंदिरा गांधी ने कोशिश की। उन्होंने 1975 में पूरे विपक्ष के सारे नेताओं को जेलों में ठूंस दिया। आरोप क्या लगाया कि ये विदेशी शक्तियों के इशारे पर, विदेशी शक्तियों से मिलकर देश में अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इसके जरिए देश को अस्थिर करना चाहते हैं। वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी नारा लगाती थी, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। उस दौर में इंदिरा गांधी को लगता था कि उनकी सरकार को अस्थिर करना, उनकी सरकार का खतरे में पड़ना, यानी देश को अस्थिर करना, देश को खतरे में डालना। तो ऐसे में उन्होंने बिना किसी मुकदमे के विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया और उनको अपील, दलील और वकील की सुविधा भी नहीं दी गई। मौलिक अधिकार छीन लिए गए पूरे देश के लोगों के। जीने का अधिकार छीन लिया गया देश के लोगों का। ये स्थिति थी 1975 में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी क्यों लगाई? उसकी वजह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका राजनारायण ने फाइल की थी जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और उसमें कहा गया था कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कदाचार किया, यानी भ्रष्टाचार किया, गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। और ये बात साबित हो गई। हालांकि वो तकनीकी रूप से ही थी, लेकिन ये बात साबित हो गई। इलाहाबाद के फैसले में उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि अब बचने का एक ही रास्ता है कि ये इस ट्रैप को पलट दिया जाए। मेरे ऊपर आरोप लगा है तो पूरे विपक्ष को मैं कटघरे में खड़ा कर दूं, देश के सामने लोगों को बताऊं कि दरअसल ये विपक्ष की साजिश है, देश को अस्थिर करने की साजिश है। मुझ पर निशाना नहीं है, निशाना दरअसल जो है वो देश है। तो इसलिए देश को बचाना है तो इमरजेंसी लगाने का फैसला किया उन्होंने और सारे मौलिक अधिकार छीन लिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? जैसे इमरजेंसी हटी, जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाकर उन्हीं विपक्षी नेताओं को सत्ता सौंप दी जिनको इंदिरा गांधी ने कटघरे में खड़ा किया था, जेल में बंद किया था, बिना मुकदमे के, बिना अपील, दलील, वकील के। और उस बता दिया कि हम आपकी बात पर भरोसा नहीं करते। तो उस समय क्या हुआ था? विपक्ष के जिन नेताओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की इंदिरा गांधी ने, उनकी छवि जनता की नज़र में बेदाग थी। इंदिरा गांधी की छवि दागदार थी। इंदिरा गांधी की छवि को लेकर लोगों के मन में संदेह था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी में जो ज्यादतियाँ हुई, उन सब ने उनकी छवि को और ख़राब किया। तो जनता ने अपना फैसला सुनाया 1977 में और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। ये बात
77 से पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना लोकसभा चुनाव हार जाएंगी और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। ये हुआ इसलिए वो पहली शर्त पूरी होती थी विश्वसनीयता की। विपक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता पर लोगों ने भरोसा किया, माना कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सही है। इंदिरा गांधी की जो विश्वसनीयता थी वो संदेह के घेरे में थी, इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो किसी भी राजनेता को ऐसा काम करने से पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनता के बीच में उसके बारे में धारणा क्या है, उसकी निष्ठा को लेकर संदेह है या नहीं, उसकी विश्वसनीयता है या नहीं। ये इस बात को इग्नोर किया, इस बात को दरकिनार किया इंदिरा गांधी ने और उसका नतीजा भुगता। दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस तरह की कोशिश की वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, आपको याद होगा 1995 का समय आपको याद होगा, जैन हवाला डायरी कांड हुआ था। एक हवाला ऑपरेटर पकड़ा गया था, उसके यहाँ सीबीआई छापे में उसके यहाँ से एक डायरी मिली थी। उस डायरी में बहुत से विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के नाम थे कि इनको इतना इतना चंदा दिया गया। इसके अलावा कोई सबूत नहीं था। उस डायरी के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश हो गया। नरसिम्हा राव को लगा कि 1996 में लोकसभा चुनाव है, उनकी सरकार अनपॉपुलर हो चुकी थी। उनको लगा कि अगर अपने प्रतिद्वंदियों को वो मैदान से, चुनावी मैदान से ही बाहर कर देंगे, कंपटीशन से ही बाहर कर देंगे, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, उनके लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई, लेकिन उस जांच में कुछ निकला नहीं। वो इसलिए कि उस डायरी में नाम होने के अलावा और कोई प्रमाण मिला नहीं। अब उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि सीबीआई ने ठीक से जांच नहीं की, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो नरमी बरती और सख्ती से जांच का आदेश नहीं दिया सीबीआई को, और इन नेताओं को छूटने का मौका दिया। और इन नेताओं में एक नाम का जिक्र ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो आज की राजनीति और उस समय की राजनीति के फ़र्क को बताएगा। और उनका नाम था भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका नाम भी जैन हवाला डायरी में था। और उन्होंने जैसे ही उनका नाम आया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने घोषणा की जो आज तक और कोई नेता कर नहीं पाया है। आज के नेताओं से उसकी तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि नैतिकता का पैमाना उस समय कैसा था और आज कैसा है। उन्होंने घोषणा की कि वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और तब तक लोकसभा में कदम नहीं रखेंगे जब तक अदालत से इस आरोप से बरी नहीं हो जाते। अब ये बहुत बड़ा कदम था। अपनी देश की अदालतों में मामले कितने लंबे चलते हैं, कब तक चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सबको पता है। उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो सकता था और वो राजनीति से हमेशा के लिए बाहर हो सकते थे। लेकिन उनको लगा कि अगर राजनीति में शुचिता को बनाए रखना है, राजनीति में नैतिक मानदंडों को बनाए रखना है, तो इस तरह का उदाहरण पेश करना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण पेश किया। इसीलिए वो 1996 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहे। उसके बाद जब बरी हो गए तब 1998 का चुनाव लड़े और फिर लोकसभा में पहुंचे। तो लाल कृष्ण आडवाणी का ये कदम जो था वो उसने उनको जनता की नज़र में बेदाग बना दिया, जो पहले से उनकी छवि थी। जनता पहले से मानती थी कि वो बेदाग हैं, उनको फंसाने की कोशिश की गई है। और जनता ने सीबीआई के उस केस को और उसके अलावा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के उस आरोप को नकार दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो नरसिम्हा राव की जो कोशिश थी वो कोशिश केवल विपक्ष के नेताओं तक सीमित नहीं थी। उनकी कोशिश अपनी पार्टी के भी बड़े नेताओं तक थी कि उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उनकी छवि भी दागदार बना दी जाए, जिसके बाद उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए। चुनाव लड़े भी तो जीतना मुश्किल हो जाए। लेकिन नरसिम्हा राव को अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। 1996 का लोकसभा चुनाव हुआ और उनकी पार्टी जो है चुनाव हार गई, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। और उसके बाद पार्टी को सत्ता में लौटने में 8 साल लगे और वो भी मैं मानता हूँ 2004 में एक्सीडेंटली जो है कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके कारण पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ विस्तार से, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। वो मुद्दा भी अलग है, आज का मुद्दा नहीं है। उसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी कोशिश की नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले से, आपको याद होगा कि 2012 से अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार विरोधी। देश में भ्रष्टाचार के विरोध में माहौल था और नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए उसके बाद से लगातार उनका एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। भ्रष्टाचारियों को आज भी कहते हैं किसी भ्रष्टाचारी को बचने नहीं दूंगा। तो अब विपक्ष का आरोप वो है जो एक समय, आज का विपक्ष जो है वो दूसरे दलों को के साथ करता था। उसका कहना है कि सरकार की साजिश है विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की, विपक्ष को दागदार बताने की। लेकिन फ़र्क उस समय में और इस समय में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक जो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अंतर क्या आया है ये तो समझना पड़ेगा। जो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है यानी नरेंद्र मोदी, उनकी छवि बेदाग है। उसके अलावा उनकी विश्वसनीयता वो अनपैरेलल है। देश में इस समय और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी जनता में इस तरह की विश्वसनीयता हो कि जो नरेंद्र मोदी कहेंगे उसी को सही माने। उनकी नीयत पर जनता शक नहीं करती है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो, चाहे कोरोना के दौरान लॉकडाउन का फैसला हो। जो भी कदम उठाए उन्होंने उसको जनता का समर्थन मिला। जनता ने ये मानकर साथ दिया कि उन्होंने जो कुछ किया है अच्छी नीयत से किया है। हो सकता है उनका फैसला गलत हो सकता है इससे नुकसान हो, लेकिन उस इरादे से नहीं किया है। इरादा सही है, नीयत सही है। जनता का हित, देश का हित, समाज का हित, इसी को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है और इसी को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं। अब जो नेता, विपक्ष के नेता कटघरे में खड़े नज़र आ रहे हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा उस समय दायर हुआ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी डिफैक्टो प्रधानमंत्री थी। उसी समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का जो केस दायर हुआ है उस समय का दायर हुआ है। अब वो कहने को, प्रचार करने को भले कहें कि नरेंद्र मोदी परेशान कर रहे हैं, लेकिन केस उस समय का है। ये दोनों नेता जमानत पर रिहा हैं, बरी नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जांच एजेंसियां जिस तरह का प्रमाण जुटा रही हैं और जिन नेताओं के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है, उनकी छवि, जो जनता में छवि है, वो दागदार नेता की छवि है। जनता को उनकी निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर संदेह है। भले ही उनकी बेईमानी पर विश्वास ना हो अभी, लेकिन इतना वो मानकर चलती है कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया है। और उसमें जो है आप गांधी परिवार से लेकर केजरीवाल तक को सबको शामिल कर सकते हैं। और तीसरी बात, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों स्तर के न्यायालयों से इन नेताओं को, इन भ्रष्टाचार के आरोपियों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। इनके लिए सबसे बड़ी राहत क्या है? जमानत मिल जाना। जमानत को ये उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे सारे आरोपों से बरी हो गए हों। तो ऐसे में सिर्फ जमानत मिल जाना, आप सबको मालूम है, जो कानून की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, सामान्य ज्ञान भी रखता है, वो भी जानता है कि जमानत मिलना आरोप से बरी होना नहीं है। दूसरी बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर लोगों को ज़रा भी संदेह नहीं है। इसलिए इन नेताओं, जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ कोई सिंपैथी जनता के मन में नहीं है, कोई सहानुभूति उनके प्रति नहीं है। विपक्ष के इस प्रचार का, विपक्ष के इस दावे का, विपक्ष के इस आरोप पर लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक बदले की भावना से ये सब कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो भ्रष्टाचार से सचमुच लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं। बल्कि बहुत से लोगों का मानना है कि जांच एजेंसियां जो कर रही हैं उनके काम करने की गति बहुत धीमी है। लोगों को जल्दी इस बात की है मुकदमे का फैसला हो और भ्रष्टाचार के आरोपी जल्दी से जल्दी सज़ा पाएं। ये अपेक्षा जब लोगों की हो जाती है तब उस छवि को बदलना, उसको मिटाना मुश्किल होता है, जो इस समय विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ हो रही है। तो उस समय 1995 में एक उदाहरण नैतिकता का, राजनीति में नैतिकता का स्थापित किया था लालकृष्ण आडवाणी ने। उसका ठीक उल्टा एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं
अरविंद केजरीवाल कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जेल जाने पर आप मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते। आपको याद होगा कि नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मंत्री थे और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री थे, दोनों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि ये मंत्री हैं, जेल में हैं, फिर भी मंत्री बने हुए हैं, तो इनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था ये नैतिकता का सवाल है और ऐसे व्यक्ति को पद पर बने नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। इस बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद और सरकार को है। सरकार कानून बनाए, संसद कानून बनाए, लेकिन हम ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकते। उसके बाद इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफ़ा हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। उनको इस्तीफ़ा देने के लिए निर्देश देने का दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। संविधान इस मामले में चुप है, मौन है। इसमें कोई संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है जो अदालत को ये अधिकार दे कि वो किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को निर्देश दे कि वो जेल जाने के बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे। और जो याचिकाकर्ता थे उनको दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, उनके पास जाइए। अदालत ये नहीं कह सकती कि सरकार नहीं चल रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है। इसका फैसला करने का अधिकार संविधान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया है। तो अरविंद केजरीवाल का मामला अपने आप में एक उदाहरण की तरह मुझे लगता है दशकों तक कोट किया जाता रहेगा, और अरविंद केजरीवाल को एक समय के बाद हम लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार के सामने ये कारण उपस्थित है कि वो संसद से कानून बनाए कि मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर वो जेल चला जाता है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जिस तरह से सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों के बारे में होता है कि अगर वो 48 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में या जेल में रहें तो वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं या निलंबित मान लिए जाते हैं। तो इसके बारे में अब कानून अगर बनेगा तो इसका श्रेय जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए कि उनके कारण ये कानून बनने जा रहा है। क्योंकि जो संविधान निर्माता थे, जब 1949-50 में संविधान बना रहे थे, तब उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा और वो कहेगा कि हम तब भी जेल में रहकर भी सरकार चलाएंगे या जेल में रहकर भी अपने पद पर बने रहेंगे। तो विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा करने का नरेंद्र मोदी का जो प्रयास है वो सफल इसलिए हो रहा है कि उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में है, और जो नेता कटघरे में खड़े नज़र आ रहे हैं उनकी विश्वसनीयता, उनके बारे में जो धारणा है जनता की, वो उनको बेदाग नहीं मानती, इसलिए उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। तो ये पहला उदाहरण बनने जा रहा है आज़ादी के बाद से, 1947 के बाद से और 1950 में संविधान बनने के बाद से, जब विपक्ष के ज़्यादातर नेता भ्रष्टाचार के आरोप में कटघरे में होंगे और देश की जनता इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी। और यही मुद्दा है मेरी नज़र में जो 2024 के चुनाव का नतीजा तय करेगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता के आधार पर लोग वोट देते हैं तो इन नेताओं के लिए आप समझिए कि इनकी राजनीति के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।